हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग ऑर्गेनिक में, जैसे कि आप जानते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे। रीजनिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट क्लास जो हमारी थी वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन की रीजनिंग हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम कोशिश करेंगे एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड आर लग जाएगा तो कीटोन, OH लग जाएगा तो कार्बोक्सिलिक, और एमीन्स। इनकी रीजनिंग हम आज कवर कर लेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे, और अगर किसी को असाइनमेंट की ज़रूरत है, PDF लेनी है आपने, तो आप 9811232145 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा छुप गया, मैं आपको इसको रीड करके दिखाया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये है कि भी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर फिनोल में ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, उसके मुकाबले अगर फिनोल में ऑर्थो पोजीशन पे मिथॉक्सी लग जाए। देखो, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मिथॉक्सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और आप जानते हैं, जब भी हमने एसिड को एक्सप्लेन किया था तो 3 D याद किए थे। डी से डोनेटिंग ग्रुप, डी से डीस्टेबलाइज्ड, शाबाश, कंजुगेट बेस, एंड डिक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर। ये 3 D याद किए थे। तो मिथॉक्सी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और नाइट्रो विड्रॉइंग है, तो नाइट्रो में इन तीनों को उल्टा कर दो। तो आपने कहना है कि इन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप which will stabilize the conjugate base and will increase the acidic character, whereas in orthomethoxyphenol there is an electron donating methoxy group which will destabilize the conjugate base and will decrease the acidic character। देखो, जब भी क्वेश्चन में दो बातें हो तो आपने जवाब भी दो बातों का करना है। एक बात क्या क्या बात नहीं खत्म कर सकते, वो दोनों की बात पूछ रहा है आपसे। तो सवाल की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मुझसे दो चीजें पूछी, मैंने दोनों बातों का जवाब देना है। 17th, मेटा एमिनोफिनोल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थो एमिनोफिनोल। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसमें वो ये कह रहा है कि अगर फिनोल में मेटा पे एमिनो लगा है, कह रहे ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, उसके मुकाबले अगर एमिनो कौन सी पोजीशन पे लग जाए, इसके मुकाबले। देखो जी, जो NH2 है ना, उसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर यानी कि वो अपना लोन पेयर दे सकता है, यानी कि किसकी तरह बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है। और जब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा, वो डीस्टेबलाइज करेगा उसके कंजुगेट बेस को और डिक्रीज कर देगा एसिडिक कैरेक्टर को। ये बात तो समझ में आ रही है। पर यहां पर ऐसा क्या हो गया कि ये डोनेट नहीं कर पाएगा? उसकी वजह है, मेटा पोजीशन पे कभी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं चलता, मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जब इसका लोन पेयर घूमेगा, इसके ऑर्थो पैरा पे घूमेगा, ये लोन पेयर यहां आएगा। तो जब यहां आएगा तो ये लोन पेयर इसको धक्का मारेगा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो उसको करेगा। ये यहां आएगा या फिर कहां आएगा, या फिर कहां आएगा, मेटा पे तो आना नहीं। यानी कि मेटा पे ये रेजोनेंस इफेक्ट अपना शो नहीं कर पाएगा, तो वो फिर इतना भी डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर को नहीं कर पाएगा। समझ आ गई बात? तो आंसर, एट ऑर्थो पोजीशन NH2 ग्रुप एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट कहते हैं? प्लस मतलब देना, रेजोनेंस में प्लस आर इफेक्ट, एंड शोज प्लस आर इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही हो गया। NH destabilize its conjugate base, whereas NH2 group cannot show such plus R effect at मेटा पोजीशन। तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डिंग घर जाके आप भी देखेंगे, तो इसका आंसर लिख लेना बच्चे, ठीक है। 18th, कह रहे हैं एल्कोहल्स वीक बेसिस होते हैं। हालांकि क्वेश्चन मेरे हिसाब से अपने आप ही गलत है। किसके मुकाबले वीक है वो तो पूछ। कह रहे वीक बेस होते हैं, पर एक बात तो बेस होते क्या हैं? बेस वो होते हैं जो लोन पेयर दें। अच्छे बेस वो होते हैं जो लोन पेयर आसानी से दें।
जैसे टीचर क्या होता है, शिक्षक क्या है, जो शिक्षा दे। अच्छा शिक्षक क्या है, जो शिक्षा आसानी से और अच्छी पढ़ाए। तो वही बात है, बेस क्या है, जो लोन पेयर दे। अच्छा बेस क्या है, जो लोन पेयर आसानी से दे। तो बेकार बेस कौन होगा, जो लोन पेयर मुश्किल से दे। अब ये लोन पेयर इसलिए मुश्किल से देता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए त्याग करना बड़ा मुश्किल है, सामने वाले की मदद करना बड़ा मुश्किल है। वो तो लूटने में माहिर होता है, सामने वाले को ताकतवर होता है वो तो बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ओ एटम, their lone pair donation tendency is lesser and hence alcohols acts as weak base. अल्कोहल सर एसिडिक इन नेचर, उल्टा करके लिख दो, पर ये ज्यादा बेटर आंसर बच्चे। 19th, the boiling point of ethanol higher than methanol। देखो इस क्वेश्चन में कई बच्चे फंस सकते हैं कि मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मिथेनॉल से ज्यादा है। बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि कई बच्चे ना बहुत लिमिटेड रीजनिंग पढ़ के आते हैं, वो सोचते हैं एक आंसर हर जगह चलेगा। वो लिखते हैं इथेनॉल शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मिथेनॉल भी करेगा। तो इसमें कार्बन 2 है, उसमें कार्बन 1 है। बिकॉज इन इथेनॉल देयर आर 2 कार्बन एटम हैविंग लार्जर सरफेस एरिया, स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस हायर बॉइलिंग पॉइंट। प्लीज बी केयरफुल। 20वां क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, कह रहे फिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके मुकाबले, अल्कोहल के मुकाबले। फिनोल एसिड है यानी कि फिनोल H+ देगा। जब फिनोल H+ देगा तो फिनोल का कंजुगेट बेस क्या बनेगा, फिन प्लस ऑक्साइड, फिनोक्साइड आयन। और ये फिनोक्साइड आयन इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और जहां पे कंजुगेट बेस स्टेबल हो जाए वहां पर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ही तो होता है। तो इसमें सिर्फ ये बोलना है, बिकॉज इन फिनोल after a loss of proton, phenoxide ion formed is highly stabilized by resonance, whereas in alcohol there is electron donating alkyl group which will destabilize the conjugate base and will decrease the acidic character। ये आंसर मेरे नोट्स में मिल जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स की पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको। The boiling point of ether are lower than alcohols। देखो जी, आप एक बार बॉइलिंग पॉइंट का एक ब्रॉड रिव्यू ले लीजिए मुझसे। आपके सिलेबस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो केसेस हैं वो है अल्कोहल, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो है एमीन्स। सिर्फ यही 3 केस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। अगर तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इसका किसी और से पूछे कि ज्यादा क्यों होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एल्काइल हैलाइड, तो भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, फलाना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट किसी और से पूछा है, एल्डिहाइड, कीटोन, भैया ये इंटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और जो फलाना जो भी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा पूछा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा पूछा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड से ज्यादा पूछा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा पूछा है कि भैया ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और जो भी आपसे पूछ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। पर अगर आपसे इनका एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इनका एक दूसरे से बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो फिर मत लिखाना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये भी करता है। ये मत लिखाना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता। अगर इनका आपस में पूछा हो तो फिर भाषा ही होनी चाहिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एमीन because of stronger strength of intermolecular hydrogen bonding in alcohol than hydrogen bonding of amines। ये भाषा होनी चाहिए। अगर पूछा कि कार्बोक्सिलिक का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा क्यों है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स इंटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अल्कोहल्स। तो जब दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाले आ गए तो आपको बताना पड़ेगा ना कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मजबूत है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मजबूत है। तो आपको बातों में इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करना आ गया तो हाईएस्ट किसका होगा, कार्बोक्सिलिक, सेकंड हाईएस्ट किसका होगा, थर्ड हाईएस्ट किसका होगा, एमीन्स का। ये तो आपको अरेंज करना आना चाहिए। तो बी केयरफुल। आगे बढ़े। 22 कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड। कह रहा है कि जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके ईथर बनाते हैं तो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल लेना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब डिहाइड्रेशन होता है कार्बोकेटाइन बनता है
और 3 डिग्री कार्बोकैटायन इजीली किस में कन्वर्ट हो सकता है? एल्कीन में, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, वो लो टेम्परेचर पे भी बन जाएगा। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया तो वो ईथर बनाना पसंद नहीं करेगा। क्या बनाना पसंद करेगा? वो तो कहेगा मैं एल्कीन बनाऊंगा। देखो जी, हर चीज अपना आसान रास्ता चुनती है, हर चीज अपना आसान रास्ता चुनती है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, अगर एक वायर लगा दी जाए, दूसरे साथ लो रेजिस्टेंस वायर लगा दी जाए, करंट कहां से जाएगा? लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस से, क्योंकि उसका रास्ता वहां से आसान है, वो लो रेजिस्टेंस बात चुन के निकलेगा वहां से। ऐसे करते नहीं करते आप? तो वही बात है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा तो उसके लिए आसान रास्ता क्या है? एल्कीन बनाना होगा, मैं एल्कीन बनाऊंगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। इसका आंसर बहुत सिंपल है, बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल may converts into stable, secondary and tertiary alcohol can form carbocation as an intermediate, and hence ether formed may gets contaminated with corresponding alkene। मतलब ईथर में साथ साथ क्या मिल सकता है आपको? एल्कीन, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या बनाना पसंद करेगा? ओके, मैं एल्कीन बनाऊंगा। अरे कार्बोकेटाइन ये था ना, CH3, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन था, तो ये कार्बोकेटाइन किसी और का अटैक कराएगा, उससे पहले ये एक H को लूट के यहां पे डबल बॉन्ड बना देगा। याद है नहीं याद? चलिए जी, क्वेश्चन देखिए। बॉइलिंग, ये तो हो गया शायद, नहीं ये नहीं हुआ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अरे ये क्वेश्चन 11वीं में भी कराया, मैंने कल ही कराया 11वीं के बच्चों को ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहीं पे भी फिट कर दो, आंसर वही है कि विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस, विच डिक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये कहीं भी फिट कर दो, कार्बोक्सिलिक में फिट कर दो, अल्कोहल में फिट कर दो, हाइड्रोकार्बन में, जहां दिल करे वहां फिट कर दो। फिनोल डज नॉट गिव प्रोटोनेशन रेडिली। बड़ा प्यारा सवाल है। दरअसल बच्चा इस क्वेश्चन की भाषा ही समझ नहीं पाता, कहना क्या चाह रहा है वो, कि फिनोल डज नॉट गिव प्रोटोनेशन रेडिली। देखो पहले इस क्वेश्चन की भाषा को समझिए, क्योंकि कई बार ना आपको लगता है, ऑर्गेनिक में गलतफहमी ज्यादा होती है, कि आप एक दो चीजें होती हैं कहीं भी फिट कर देंगे आंसर हो जाएगा, कुछ भी लिख देंगे, डबल बॉन्ड रिएक्टर लिख दूंगा, sp2 हाइब्रिडेशन लिख दूंगा, फिनाइल कैटायन अनस्टेबल लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, मैं नंबर मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता, पहले आप इसका मतलब समझो, ये इसका कहना क्या चाह रहा है। प्रोटोनेशन, देखो जी शन लग गया, शन तो प्रोसेस होती है कोई, यानी कि कोई प्रोसेस की बात कर रहा है आपसे। प्रोटोनेशन, अरे प्रोटोन को गेन करने की प्रोसेस को प्रोटोनेशन कहते हैं। डी प्रोटोनेशन, डी मतलब लॉस ऑफ प्रोटोन इज डी प्रोटोनेशन, यानी कि कुछ प्रोटोन आ रहा है। किसमें प्रोटोन आ रहा है? कह रहा है कि डज नॉट गिव, आसानी से नहीं आ रहा है, क्वेश्चन की भाषा तो यही है ना। कह रहा है कि फिनोल में जो प्रोटोन है, कह रहा है आसानी से नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? प्रोटोन को जाना कहां है? प्रोटोन की मंजिल है उसका लोन पेयर। प्रोटोन को तो लोन पेयर चाहिए ना भैया, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर चाहिए। प्रोटोन आ रहा है लोन पेयर के ऊपर, चलो 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 लोन पेयर मिलेगा, फिनोल के ऊपर चलते हैं, और इसका लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है ऑर्थो पे, पैरा पे, फिर बाद में मैं रेजोनेटिंग नहीं बना रहा, अब पूरा साल यही बनाया हमने। तो जब लोन पेयर ऑर्थो पैरा पे घूम रहा है, तो लोन पेयर प्रोटोन को कहां से दे देगा? आसानी से देगा, मुश्किल से देगा? बस ये आंसर है। Phenol does not undergo protonation reaction easily because lone pair of oxygen atom is delocalized at the ortho and para position of phenol in its resonating structure, and hence proton is not available, lone pair is not available for protonation। lone pair available ही नहीं है प्रोटोनेशन के लिए, कहां से दे देगा वो? अब जैसे मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको केमिस्ट्री दे रहा हूं, अपनी विद्या दे रहा हूं केमिस्ट्री की आपको, जब तक यहीं पे खड़ा होऊंगा, यहीं पे आके तो आपको पढ़ाऊंगा। और अगर मैं अपने 1 घंटे की क्लास में 50 मिनट बाहर घूम रहा हूं, डीलोकलाइज हो गया, तो आपको पढ़ाई जो विद्या दी, अच्छे से दी या बेकार दी या मुश्किल से दी? बेकार दी, मुश्किल दी। अच्छे से कहां से दी मैंने आपको? जो जहां होना चाहिए वो वहीं पे तो डिलीवर करेगा।
अब सचिन तेंदुलकर क्रीज पे खड़ा होकर तो छक्के मारेगा, अरे स्टेडियम में दर्शक बन के थोड़ा रन बना लेगा। तो जो जहां होना चाहिए वो वहीं पे तो अपने अपना जो रोल है उसका वहीं पे तो डिलीवर करेगा। तो फिनोल का लोन पेयर देना था। लोन पेयर कहां घूम रहा है? ऑर्थोपैरा पे घूम रहा है। कहां से देगा लोन पेयर प्रोटॉन को? आंसर बोल दिया, लिख लेना रिकॉर्डिंग के थ्रू। 25वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं टेस्ट में भी था अगर आपको याद हो तो, अगर अल्कोहल फिनोल का टेस्ट दिया था। फिनाइल मिथाइल ईथर, बच्चा तो वहीं बेहोश हो गया क्योंकि फिनाइल मिथाइल ईथर पता नहीं था क्या होता है। सर क्वेश्चन तो मुझे आता होगा पर मुझको यही नहीं पता था फिनाइल मिथाइल ईथर होता क्या है। आओ पहले फिनाइल मिथाइल ईथर के दर्शन कर लो। फिनाइल मिथाइल ईथर, मतलब अपना क्वेश्चन आसान कर देता। अगर ये मिथॉक्सी बेंजीन कह देता या एनिसोल कह देता तो बच्चा फिर भी समझ लेता, तो थोड़ा भारी शब्द दे दिया। फिनाइल मिथाइल क्या कर रहा है? रिएक्ट विद HI, कह रहा है HI के साथ रिएक्ट करता है टू गिव फिनोल, यानी कि ये मिलता है, ये टू गिव फिनोल एंड CH3I, कह रहे ये मिलता है टू गिव फिनोल एंड CH3I एंड नॉट आयोडोबेंजीन, कह रहे ये I इस बेंजीन पे नहीं आती। कह रहे ऐसा क्यों नहीं होता? देखो अगर आप मेरी रिवीजन के शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको अपनी रिवीजन के शेड्यूल की खूबी बताता हूं। कई बार बच्चे को नहीं पता होती कि भी इसकी क्या खूबी है, तो अपना दिमाग ज्यादा लगाता है। मैंने आपको सबसे पहले क्या रिवाइज कराया था? केमिकल टेस्ट, फिर नेम रिएक्शन, फिर वर्ड प्रॉब्लम करवाई मैंने आपको, उसमें हमने काफी रिएक्शन को ढूंढना सीखा। फिर मैं आपको रीजनिंग पे आया, अल्काइल एल्डिहाइड की कराई, आज अल्कोहल की करा रहा हूं, एल्डिहाइड कीटोन की कराऊंगा, मीन की भी कराऊंगा। अरे बच्चे जब आप ये कर लेंगे ना तो आपको कंप्लीट द रिएक्शन बहुत आसान लगेंगी, क्योंकि कंप्लीट द रिएक्शन का भी क्वेश्चन आना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सीरियसली में आया हुआ है। बेंजीन और CH3 HI कंप्लीट करो, तो जिसको रीजनिंग आती होगी तो कंप्लीट तो वैसे ही कर लेगा वो। तो आप देखना जब आप कंप्लीट द रिएक्शन वाला सेशन लेंगे ना मुझसे, आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि उसमें नेम रिएक्शंस होंगी, उसमें केमिकल टेस्ट भी होंगे, उसमें वर्ड प्रॉब्लम भी होंगी, उसमें रीजनिंग भी होगी। तो जो पुराना अच्छे से करके आया उसको आसान लगेंगे। तो कह रहा है कि भी ये फिनोल ही क्यों बनाता है, आयोडोबेंजीन क्यों नहीं बनाता? इसके दो आंसर है, लिख सकते हैं दोनों। एक आंसर तो है कि हलाइड आयन अटैक्स ऑन दैट कार्बन एटम विच इज स्टेरिकली लेस हिंडर्ड। तो आई के लिए CH3 पे अटैक करना आसान है या इस कार्बन पे अटैक करना आसान है? CH3 पे, तो CH3I बनना ही बनना था, ये लिख दो। दूसरा आंसर ये है कि अगर आप इस एनिसोल को दोबारा देखेंगे, मैं दोबारा बनाता हूं, थोड़ा गंदा कर दिया मैंने यहां पर। आइए, अगर आप इस एनिसोल को दोबारा देखेंगे, एनिसोल नहीं कहूंगा मैं इसको, फिनाइल मिथाइल ईथर कहूंगा जो उसने लिखा है, क्योंकि यहां पर O का जो लोन पेयर है वो यहां पर क्या बना रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो बेंजीन O वाला बॉन्ड टूट ही नहीं सकता। अरे बेंजीन O वाला बॉन्ड टूटेगा तभी तो बेंजीन को I मिलेगा, ये लिख दो। बिकॉज इन फिनाइल मिथाइल ईथर lone pair of oxygen forms partial double bond character in its resonating structure which is very difficult to cleave and hence iodobenzene cannot form. iodobenzene तभी बनेगी जब बॉन्ड टूटेगा। आई थिंक पहले वाला आंसर ज्यादा अच्छा था। halide ion attacks on that carbon atom which is sterically less hindered. 26वां, the boiling point of ethanol higher than methoxymethane। देखो वही क्वेश्चन आया ऊपर जो आया था, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम क्यों है? यहां बोला था ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ये आंसर था ना कि ईथर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग वेयरएस अल्कोहल फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब उल्टा पूछ लिया उसने एग्जांपल से कि इथेनॉल मतलब अल्कोहल, मिथॉक्सीमीथेन यानी कि ईथर, कह रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा क्यों है? बिकॉज इथेनॉल इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयरएस मिथॉक्सीमीथेन कैन नॉट फॉर्म। तो सारे क्वेश्चन किए हुए आपको, आपको पता है कि सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपके नोट्स में हैं या जो आपने सारे के सारे पढ़ाए हैं। 27th, फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। वही क्वेश्चन है, फिनोल ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि फिनोल जब H प्लस देगा तो फिनोक्साइड आयन बनेगा एंड फिनोक्साइड आयन इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, वेयरएस इन इथेनॉल देयर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इथाइल ग्रुप व्हिच विल डिस्टेबलाइज द कंजुगेट बेस एंड विल डिक्रीज। लगभग सेम क्वेश्चन देखो कहां पूछा उसने, ये देखो, फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन
यहां का पूछ रहा है फिनोल इज मोर एसिडिक। अरे क्वेश्चन तो वही है, और दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं, एक बार कहीं रूप में, एक बार किसी रूप में। 28वां कह रहा है ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल के मुकाबले। अभी तो कराया, आज की क्लास शुरू यही से हुई थी कि नाइट्रो ग्रुप लगने से, विड्रोइंग ग्रुप लगने से कंजुगेट बेस स्टेबलाइज हो रहा था, तो स्ट्रॉन्गर एसिड हो रहा था। तो भैया कह दो बिकॉज ऑफ, देखो अधूरे शब्द मत बोलना, मैंने पूरा साल आपको इसी चीज पे जोर दिया है। अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है भाई। हाँ, अधूरे शब्द लिखो ना, अधूरे शब्द जीवन में कभी बोलो, पूरे शब्द बोलो। बच्चा लिख रहा है बिकॉज ऑफ विड्रोइंग इफेक्ट। अरे किसका विड्रोइंग इफेक्ट भाई? फिनाइल का, किसका? OH का, नाइट्रो का, किसका? यहाँ पे बेंजीन भी है, यहाँ पे OH भी है, यहाँ पे नाइट्रो भी है, किसकी बात कर रहा है तू? आंसर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप विच विल स्टेबलाइज कंजुगेट बेस एंड विल इंक्रीज एसिडिक। अरे कितने आसान, एसिड का डी क्यूब याद है ना, तो विड्रॉइंग अपने आप बनता है बच्चे से। ठीक है जी। 29th 29th क्या करें, ये इसको साफ कर देते हैं ना। आ जाओ 29 पढ़ते हैं, चलिए। अच्छा ऊपर चले गए। Alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbon. अरे भैया अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो पानी में तो घुल जाएंगे, बिकॉज अल्कोहल्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। देखो जब भी सॉल्युबिलिटी शब्द आए ना विद वाटर, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर ही तो होती है। वेयर एज आगे क्या देखना, हाइड्रोकार्बन कैन नॉट फॉर्म। चलें शुरू करें, चलिए 30वां क्वेश्चन। ओ भाई गजब का क्वेश्चन है। फिर मेरी बात आपको समझ में आएगी कि रीजनिंग करने के बाद कंप्लीट डायरेक्शन बच्चों नहीं लगेंगे आपको। कह रहे देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। बच्चे को आगे चक्कर, क्योंकि सेमी कार्बाजाइड क्या होता है पता नहीं सर, क्वेश्चन क्या देगा। सेमी कार्बाजाइड होता है NH2 NHCO NH2, ये होता है सेमी कार्बाइड। रट लो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट द रिएक्शन में भी आने वाला है और फेवरेट क्वेश्चन में से कहूंगा मैं। मतलब अगर मैं 50 क्वेश्चन चुनूं ना कंप्लीट द रिएक्शन में, उसमें ये तो डालूंगा मैं, इतना इंपॉर्टेंट है भाई ये। कह रहे हैं यहां पर 2 NH2 हैं, हाउएवर ओनली वन सच ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। कह रहे सिर्फ एक ही इन्वॉल्व होता है, एक ही। मैंने आपको यूं याद कराया था 2 NH2 में कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता याद करो, क्योंकि वो एक आंसर भी होता है। मैंने आपको यूं पढ़ाया था जो NH2 CO के साथ होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि उसमें N का लोन पेयर CO के साथ क्या कर रहा होता है, रेजोनेंस। जब लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, हमला किसने करना था, लोन पेयर। लोन पेयर तो यहां घूम रहा है, तो जिसने जो काम करना है वो वहां की जगह कहीं और बिजी हो। मैंने पढ़ाना है, पढ़ाने की जगह यहाँ के बजाय बाहर घूम रहा हूँ 1 घंटा, क्या पढ़ाऊंगा आपको? बिना पढ़े चले जाओगे, नहीं चले जाओगे। तो लोन पेयर ने हम क्या करना है, हमला किसके ऊपर, एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पे। लोन पेयर किसके साथ दोस्ती निभा रहा है, कार्बोनिल के साथ। क्या हमला करेगा, लॉजिक मिल गया, आंसर बोल दो। बिकॉज द NH2 ग्रुप which is attached with the carbonyl group, its lone pair is involved in resonance, therefore lone pair is not available for attack on carbonyl group, अटैक के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा कि कंप्लीट द रिएक्शन आई तो मैंने उस NH2 को नहीं छेड़ना जिसके साथ क्या लगा हुआ है, कार्बोनिल, नहीं छेड़ना, ध्यान रखना। आओ आपको कंप्लीट द रिएक्शन भी सिखाता हूँ, जो मेरे ख्याल से बनना चाहिए क्वेश्चन भाई। कंप्लीट द रिएक्शन, जब मैं आपको कंप्लीट द रिएक्शन के लेक्चर दूंगा, चिंता मत करना, दोबारा से आपको ये कराऊंगा, पर आज समय है रिवीजन का, तो इसको कर लो साथ में। और टीचर ऐसे पूछेगा, देखना टीचर आपसे 2 कदम ज्यादा चालाक होता है भैया, वो ऐसे लिखेगा, क्या कर कंप्लीट। बच्चा जल्दबाजी में क्या करेगा, H2O निकाल देगा,
पर ध्यान क्या रखना है, अरे NH2CO के साथ सर ने मना किया था छेड़ना नहीं है, फिर किसको छेड़ना, दूसरे को छेड़ना, NH2 का H2 इसका O निकाल दो और रिएक्शन को कंप्लीट कर दो। CH डबल तो आएगा ही आएगा, डबल के बाद यहां से शुरू हो जाओ, यहां से A इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाओ, N NH CO, बस कंप्लीट डायरेक्शन। ओके 31 प्यारा क्वेश्चन है जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन भी है। साइक्लोहेक्सेनोन, ये होता है साइक्लोहेक्सेनोन, फॉर्म साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन मतलब HCN का एडिशन, HCN एडिशन करके साइनोहाइड्रिन बनाता है। इन्हें गुड यील्ड करा, अच्छा खासा बना लेता भाई, यील्ड मतलब प्रोडक्ट बहुत सारा बनता है। 2,2,6 ट्राई मिथाइल, मतलब ये 1 है तो ये 2 हो गया, 2 पे और एक 6 पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, 10 नोट कह रहा है वो नहीं करता। बेसिकली 3 मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट। तो 2 रीजन लिख देना, पहला प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बिकम डिफिकल्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप, जब 3 तरफ से मिथाइल ग्रुप बैठे हैं तो न्यूक्लियोफाइल को आने में दिक्कत नहीं होगी। एक बात बताऊं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो पिछले 20 साल में बहुत बार आया है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, व्हाई आर एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बहुत बार आया कि भी जो एल्डिहाइड्स होते हैं, कह रहा है एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अरे देखो ना, इधर एक ही प्लस आई इफेक्ट है, इधर कितने लग गए, 2, इधर एक की स्टेरिक हिंड्रेंस है, इधर कितने की हो गई, 2 की हो गई। 2 रीजन, फर्स्ट इन कीटोन देयर आर 2 प्लस आई अल्काइल ग्रुप्स, सेकंड इन कीटोन देयर आर 2 अल्काइल ग्रुप which results in steric hindrance, attack of nucleophile become difficult in ketone। कितना आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यूं भी ना आए, यूं भी आ सकता है कि इथेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन, तब भी तो सेम आंसर है। इथेनॉल में एक CH3 है, एसीटोन में 2 CH3 लगते हैं, क्वेश्चन तो वही आ गया ना बच्चे। क्वेश्चन यूं भी नहीं आया, क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि एक है इथेनॉल, एक है मीथेनॉल, एक है एसीटोन और एक है ब्यूटेनोन, कह रहा अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कंसेप्ट तो वही लगना है। आप देखो ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, सबसे ज्यादा 1 क्यों हो गया, क्योंकि ना इंडक्टिव ना स्टेरिक। इसके बाद ये हो गया 2 1, फिर ये आ जाएगा 2 मिथाइल, 2 इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल के साथ इथाइल भी है, फिर 3 हो गया, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हो गया, ऐसे कर दो। आपसे एक ही सवाल, एक ही कंसेप्ट अलग अलग भाषा, अलग अलग रूप में पूछा जा सकता है। समझ आ गई बात? 32वां वही है जो मैं अभी बात कर रहा था, मैंने तो नहीं देखा नीचे क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वही है। पहला रीजन, इन कीटोन देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप प्लस इफेक्ट, और दूसरा in ketone there are 2 alkyl group which results in steric hindrance on carbonyl carbon atom, attack of nucleophile becomes। बढ़िया सवाल है, ये रीजनिंग में भी आ सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ सकता है, अरेंज द फॉलोइंग में भी आ सकता है, कई बार भी आया। 33rd, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, अच्छा कम है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ी देर पहले ये समझाया था कि अगर एसिड का किसी उससे बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना आ गया जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, तो बस because carboxylic acid form intensive intermolecular hydrogen bonding, whereas क्या है, aldehyde ketone cannot form hydrogen bonding। वही घिसा पिटा आंसर फिट करते हैं हमने, कट कॉपी पेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक बना लो, उसमें जाके कट कॉपी पेस्ट कर दो जाके। 34th, aldehydes ketones undergo addition reaction। बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, क्योंकि यहां पे ना जो चाहिए टीचर को वो अच्छा नहीं सोच पाता क्या लिखना है। कह रहा है कि जो एल्डिहाइड्स हैं और जो कीटोन हैं, कह रहा है बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं। आपको याद होगा उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में
HCN का एडिशन भी है, उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन भी है, उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ग्रिग्नार्ड का एडिशन भी है, अल्कोहल का एडिशन भी है, अमोनिया डेरिवेटिव्स भी हैं, कितना कुछ है उसमें। कह रहा क्यों करते हैं एल्डिहाइड कीटोन? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में ये जो कार्बोनिल कार्बन एटम होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है और चार्ज क्या आ जाता है इस पे, और कार्बन पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज पे कौन भागा भागा आएगा, स्लो स्टेप में, फास्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, रिजल्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई? बिकॉज इन एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल कार्बन एटम इज, शाबाश बहुत बढ़िया, कार्बोनिल कार्बन एटम इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रॉन की कमी है किस पे, कार्बोनिल और जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पे कौन हमला करेगा, न्यूक्लियोफाइल दो, and hence it will result in addition. The answer is very simple because in aldehyde ketone carbonyl carbon atom is electrophilic in nature which results in nucleophilic addition reaction. और इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, ये नहीं कि इस क्वेश्चन को कर लिया तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई। क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि भैया जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, कार्बोनिल तो उसमें भी है, वो क्यों नहीं करते एडिशन रिएक्शन? क्योंकि वहां पर कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज कंपनसेटेड, बहुत बढ़िया, इज कंपनसेटेड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर, किससे, ऑक्सीजन एटम, कौन सा, OH ग्रुप, किसमें, इन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वहां पे जैसे ही ऑक्सीजन पे कार्बन, जैसे ऑक्सीजन कार्बन को लूटेगा, यानी कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी देगा, यानी कि कार्बन को इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा, उसी समय ऑक्सीजन किसका, OH का, लोन पर देके कंपनसेट कर देगा। तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक रहा ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल आके करेगा क्या, न्यूक्लियोफाइल आके करेगा क्या? तो ये क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वेयर एज एल्डिहाइड कीटोन जो, भैया इसमें दो बातें आ गई, दोनों बात करेंगे। इन एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल कार्बन एटम इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर and hence results in attack of nucleophile on carbonyl carbon atom, whereas in carboxylic acid electron deficiency of carbonyl carbon atom is compensated by the donation of lone pair of oxygen atom of OH group in its resonating structure. सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए, मैं पहले बता दूं, अभी छोटे बच्चे नहीं हो कि आप शब्दों को ही भूल जाएं, फिट करना हो गया ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 34th भी हो गया। ओ भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आओ, मोनोक्लोरो इथेनोइक, मोनोक्लोरो इथेनोइक, मोनो मतलब एक, क्लोरो मतलब Cl, इथेनोइक, ये रहा इथेनोइक, मोनोक्लोरो इथेनोइक, इसका एक H हटाओ, क्या लगाओ, ये हो गया मोनोक्लोरो इथेनोइक। वीकर है डाइक्लोरो इथेनोइक, एक काम करो ना फिर, इसका एक H और हटाओ, अरे यहां पे एक विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, यहां पे तो दो विथड्रॉइंग लग गए, और आज की क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से हुई थी, विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक रिएक्टर को इंक्रीज करता है, एक से भले दो, बचपन से सीखा है, एक Cl जो इंस्टेबल करेगा कंजुगेट बेस को, दो Cl और ज्यादा करेंगे भाई, तीन लग गए तो कमाल हो जाएगा। तो आंसर, बिकॉज इन डाइक्लोरो एसिटिक एसिड देयर आर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग Cl एटम विच विल, अब विड्रॉइंग स्टेबल करता है डिस्टेबल करता है, विच विल स्टेबलाइज द कंजुगेट बेस टू हायर एक्सटेंट एंड हेंस विल इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर टू हायर एक्सटेंट। शब्दों का चुनाव सही होना चाहिए। 36th, बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनोइक एसिड। कह रहा है कि जो बेंजोइक है भाई, कह रहा है इथेनोइक से स्ट्रॉन्ग है। अब आप इस बात को तो समझो ना कि जो बेंजोइक है, बेंजोइक से क्या बनेगा, बेंजोएट, इट विल बी हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। पर इथेनोइक से क्या बनेगा, इथेनोएट, और मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है,
और डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? डीस्टेबलाइज कंजुगेट बेस और डिक्रीज कर देगा एसिडिक। आंसर बड़ा सुंदर है। आप कहेंगे बिकॉज इन बेंजोइक एसिड conjugate base is highly stabilized by resonance, whereas in acetic acid there is electron donating methyl group which will destabilize the conjugate base and hence will decrease। खत्म हो गया आंसर। ये कुछ क्या पूरा क्वेश्चन तो वही है जो फिनोल और इथेनॉल का आया था, यहाँ बेंजोइक और इथेनॉइक पूछ लिया। बात तो भाषा तो वही है, शब्द तो वही है। 37th, क्लोरोएसिटिक एसिड हैज हायर pKa वैल्यू देन एसिटिक एसिड। बहुत बार क्वेश्चन आया है, पर जो भी बच्चा वीडियो के रिकॉर्डिंग के थ्रू पढ़ रहा है करेक्शन जरूर कर ले, इसमें क्वेश्चन गलती है। ये हायर नहीं है, ये लोअर है। यहां पे शब्द क्या है? आ जाओ। कह रहे क्लोरोएसिटिक एसिड हैज लोअर pKa देन एसिटिक एसिड। देखो जब भी ये सवाल आए ना, आप इस सवाल को सिंपल कर लो, कठिन मत करो। लोअर pKa, लोअर pKa का मतलब होता है हायर Ka, हायर Ka का मतलब होता है स्ट्रोंगर। तो बेसिकली पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है। बच्चा पता क्या लिखता है? समझिए आ गया बच्चा क्या लिखता है। जब इतने सालों से मुझसे पढ़ रहे हो, 2 साल की रिकॉर्डिंग देख ली, क्या लिखता है बच्चा? समझ में आ गया? बच्चा लिखता है क्लोरोएसिटिक एसिड इज having lower pKa than acetic acid because chloroacetic acid is stronger acid। वही तो पूछा है तुझसे और आप हंस रहे हो। सच बता रहा हूं, बच्चे लिखते हैं आंसर, सवाल को घुमा के लिख देते हैं। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब जवाब होता है। सवाल को थोड़ा घुमा के सवाल लिखना होता भाई। आंसर आपसे, आप सोच लो कि मुझसे पूछा क्या है इसमें। आपसे क्या पूछा इसमें? आपने क्या पूछा इसमें? हायर नहीं, लोअर पीके पूछा बच्चे। लोअर पीके का मतलब हो गया हायर, हायर के का मतलब हो गया आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा है। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा है? क्लोरोएसिडिक। वो तो होगा भैया, Cl इलेक्ट्रो विड्रॉइंग है। शुरुआत, क्लोरोएसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिडिक एसिड बिकॉज इन क्लोरोएसिडिक एसिड देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग Cl which will stabilize the conjugate base, increase the acidic character, whereas in ethanoic acid, acidic acid, there is an electron donating group, methyl group, which will destabilize the conjugate and hence decrease the acidic। खत्म। 38th, electrophilic substitution in benzoic acid takes place at meta position। कह रहे कि जो बेंजोइक एसिड है उसमें जब इलेक्ट्रोफाइल आता है, कह रहा है मेटा पे क्यों आता है। देखो जी, अब रिवीजन करवा रहा हूं तो मजा होता है ना जब एक ही कंसेप्ट को एक साथ रिवाइज करवा दो। पहला चैप्टर था क्लोरोबेंजीन, लोन पेयर घूम रहा था ऑर्थो पैरा पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हमला करेगा ऑर्थो पैरा पे। अगला चैप्टर था फिनोल, ओ के पास थे लोन पेयर, लोन पेयर घूम रहे थे ऑर्थो पैरा पे, इलेक्ट्रोफाइल भी जा रहा था। चैप्टर 2 का पार्ट बी था एनिसोल, नाम था इसका मिथॉक्सी बेंजीन। एक और नाम में आज पढ़ा इसका फिनाइल मिथाइल ईथर। इसमें भी ओ के पास लोन पेयर थे। कहां कहां डिलोकलाइज हो रहे थे? ये भी इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे अटैक करवाएगा? अरे ये आंसर आपको कंप्लीट द रिएक्शन में आसान नहीं लगेंगे फिर आपको, जब आपको पता है ऑर्थो पैरा। पर जैसे हम चैप्टर 3 में जाते हैं, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, बेंजोइक एसिड, जैसे चैप्टर नंबर 3 में जाते हैं भाई, ओ कार्बन को लूटता है, कार्बन की मदद बेंजीन करती है। अब अगर ये ऐसा होता है तो फिर ऑर्थो पे चार्ज कौन सा आएगा? प्लस, फिर प्लस ऑर्थो से पैरा पे, यहां से, यानी कि इसकी ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे चार्ज कौन सा आ गया भैया? प्लस आ गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई ऑर्थो पैरा पे। और हमला किसने करना था? इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पे है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पे है ही नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल वहां जाके करेगा क्या? अरे भूखा आदमी कहां जाएगा? जहां खाना बट रहा होगा वहीं जाएगा ना। जहां खाना ही नहीं है, जहां पे खुद भी भूखे लोग खड़े हैं, वहां थोड़ा जाएगा। तो ये इसको भूख लगी है, किसकी भूख लगी है? इलेक्ट्रॉन की। यहां खुद इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जाके करेगा क्या भाई?
तो फिर हमला कहाँ कर सकता है? सिर्फ मेटा पोजीशन। चैप्टर नंबर 3 इज मेटा डायरेक्टर। क्वेश्चन आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज इन क्या पूछा है? इन बेंजोइक एसिड positive charge is delocalized at the ortho and para position of benzene ring in its resonating structure. Therefore, incoming electrophile will attack only at meta position. Chapter number 4 aniline आ गई। एनिलीन के पास लोन पेयर है, कहाँ लोन पेयर है तो डिलोकलाइज होगा, डिलोकलाइज होगा तो अटैक कहाँ होगा? ऑर्थो पे। और अब जिसने रीजनिंग कर रखी है, जिसने रीजनिंग कर रखी है, आप एक बात बताओ, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया, कंप्लीट द रिएक्शन, दिस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, तो बच्चों को पता है जो होना है मेटा पे होना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 आ गया। तो बेंजोइक एसिड में अटैक कहां होना है मेरे बच्चे? मेटा। ये मेटा पे क्या लगा दो? सीबीएसई बड़ी चालाक है, वो थोड़ी सी आपसे कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी और आपको परेशान कर देगी। उसने ऐसे पूछा एक बार, जाके देखना बुक में है क्वेश्चन, ये यहां पे लगा दिया CHO और कह रहे हैं कि इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो बच्चा रट क्या है? मेटा डायरेक्टर होता है। और कुछ बच्चों ने रटा होता है कि यही मेटा होती है। अरे नहीं, ये मेटा कहां से हो गई? इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, फिर ये मेटा है, तो फिर क्या होगा? नहीं, जैसे कोई यहां CHO लगाना है तो यहां पे क्या आएगा, और अगर आपने CHO को यहां लगा दिया तो मेटा पे ही दिखा दो। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ, दोनों ठीक है मेरे बच्चे, कोई भी गलत नहीं है। आजी, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। देखो अब वही बात आ गई, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और अल्कोहल भी, because carboxylic acid forms intensive intermolecular hydrogen bonding which is very strong as compared to the hydrogen bonding of ध्यान से आंसर देना भाई। Diazonium salts of aromatic amines are more stable than those of aliphatic amines। कह रहे हैं कि जो एरोमेटिक amines के डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो एलिफेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक वाले रेजोनेंस कर लेते हैं, एलिफेटिक वाले रेजोनेंस नहीं कर पाते। तो एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स आर हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। 41 amines are more basic than alcohol of compare। कह रहे amines ज्यादा बेस है, बेस मतलब लोन पर देने वाले। amine में N है, अल्कोहल में O है। अब बताओ O आसानी से लोन पर देने में विश्वास रखेगा या N लोन पर N, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से कम है, because of lesser electronegativity of N atom than O atom, therefore लोन पर डोनेशन टेंडेंसी of amine is higher than alcohol। इसीलिए अल्कोहल स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया amine से। समझ आ गया जो आप कह रहे थे बच्चे? पीक, बहुत प्यारा सवाल है भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा है PKB ऑफ एनिलीन इज मोर। पहले तो इसका समझो, PKB एनिलीन की ज्यादा, मतलब KB एनिलीन की मतलब वीकर, बी मतलब कह रहा है कि एनिलीन वीक बेस क्यों? यह सवाल है, बच्चे का जवाब। PKB of aniline is more than methylamine because aniline is a weaker base। अरे भाई तो उससे यही तो पूछा है, तो कह रहा है एनिलीन वीक बेस क्यों है? क्योंकि एनिलीन में अच्छा बेस कौन होता है और लोन पर कहां भटक रहा है? कहां से देखा लोन पे? Because in aniline, lone pair of nitrogen atom is delocalized at the ortho and para position of benzene in its resonating structure, therefore it is a weaker base। इस सवाल को यूं भी पूछ सकता था, एनिलीन अंडरगो प्रोटोनेशन डिफिकल्ट, जैसे फिनोल अंडरगो प्रोटोनेशन डिफिकल्ट। सेम क्वेश्चन तो हो गया, जो प्रोटोन देता है वही तो बेस है, जो प्रोटोन को लोन कर देता है वही तो बेस है। क्वेश्चन कहां गया? नहीं इतने थे बस, 4 हैं। ये रे आ जाओ 43rd देखिए। 43rd
एमीन्स आर लेस एसिडिक देन एल्कोहल, वही क्वेश्चन है और दोबारा नहीं बता रहा क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है। तो अगर N कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H+ भी तो मुश्किल से देगा और O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो H+ भी आसानी से दे देगा। एलिफेटिक एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक एमीन, अभी कराया है। अरे एरोमेटिक एमीन मतलब एनिलीन, एनिलीन का लोन पेयर कहां डिलोकलाइज हो गया, तो वीक बेस ही तो होंगे। Ethylamine is soluble whereas aniline is not soluble in water because ethylamine can form hydrogen bonding with water. In aniline there is a bulky phenyl group, cannot form hydrogen bonding with water. Phenyl bulky हो गया ना, वाटर को लात मारेगा, भाग यहाँ से। Primary amines have higher boiling point than tertiary amines. Corresponding शब्द नहीं है इसमें, corresponding शब्द नहीं है, इसलिए मिसलीड कर सकता है आपको ये सवाल। प्राइमरी मीन ये होते हैं N के पास 2H, टर्शियरी मीन ये होते हैं, तो इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी नहीं है, इसके पास है। तो प्राइमरी मीन हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग 3 डिग्री मीन्स, कॉरस्पॉन्डिंग शब्द नहीं है, इसलिए शब्द ये क्वेश्चन आपको मिसलीड कर सकता है। बिकॉज प्राइमरी मीन हैव 2H ऑन नाइट्रोजन एटम कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, whereas 3 डिग्री मीन डू नॉट हैव एनी H एटम कैनॉट फॉर्म। अब ये क्वेश्चन क्यों मिसलीड कर सकता है, सुनो जरा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक है मिथाइलमीन, एक है ट्राईमिथाइलमीन, ट्राईमिथाइलमीन मतलब 3 डिग्री, मतलब H नहीं होगा, किसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो बच्चे ने रटा हुआ है अरे 1 डिग्री मीन का ना ज्यादा होता है, तो मिथाइलमीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या कराएगा, ज्यादा, पर ज्यादा किसका है, इसका ज्यादा है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है। जब कॉरस्पॉन्डिंग ही नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सेम मॉलिक्यूलर मास एंड कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, इसमें एक मिथाइल, इसमें 3 मिथाइल है, मिथाइल का मास 15 होता है, तो मिथाइल 15, ये 15 इंटू 3 45, मास देखो ना कितना ज्यादा हो जाना उसका, तो कंपेरेबल ही नहीं है। जब कंपेरेबल नहीं है तो ये लाइन कट गई, मतलब ही नहीं बनता इस लाइन का, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा, क्यों, हायर मॉलिक्यूलर मास, लार्जर सरफेस एरिया, स्ट्रॉन्गर में इंटरवल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट। और हो सकता है कई लोग आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा करा दें मिथाइलमीन का, क्योंकि ये क्वेश्चन मिसरीड इतना करता है कि आपको ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा करा देंगे। मेरी बात पे जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा है, अगर विश्वास नहीं है जाके गूगल कर ले मिथाइलमीन और ट्राईमिथाइलमीन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पता चल जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा है। भाई ध्यान रखना है इस बात को। हो जाएंगे क्वेश्चंस। देखो एमीन्स में ना कुछ और क्वेश्चन मैं एक बात बताऊं, सबसे आसान है ना रीजनिंग करनी एमीन्स की है, मुट्ठी भर क्वेश्चंस हैं, 10 12 13 14, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। जो नहीं आए ना मैं वो भी बता देता हूं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जो नहीं आए। आपको कह सकता है एनिलीन ऑन नाइट्रेशन, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स मेटा आइसोमर वाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपने कहना है एनिलीन क्या होता है ड्यूरिंग नाइट्रेशन, H+ होगा, एंड एनिलीन इज अ बेस, लोन पेयर पे अटैक कर देगा, क्या बना देगा, एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम में लोन पेयर रहा ही नहीं, लोन पेयर नहीं रहा तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर नहीं रहा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर नहीं रहा तो ये क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग प्लस कौन सा, मेटा डायरेक्टर रहा। तो आपने सिर्फ इतना लगाना है कि एनिलीन इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट्स इनटू एनिलीनियम आयन एंड एनिलीनियम आयन इज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टर। प्यारा सवाल है, पर 1-2 बार आया, ज्यादा नहीं आया पिछले 10-20 साल में। एक क्वेश्चन और भी बड़ा फेवरेट लगता है मुझको कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। कह रहा है एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं शो करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट में क्या चाहिए होता है, AlCl3 लुईस, एनिलीन लुईस मिलके क्या बना देंगे, लोन पेयर पे तो AlCl3 कब्जा कर जाएगा, तो ये सॉल्ट बन जाएगा। NH2 अपना लोन पेयर किसको दे रहा है, AlCl3 को। जो लोन पेयर देता है उस पर चार्ज क्या आता है, जो लोन पेयर लेता है उस पर चार्ज क्या आता है, क्या बन गया, कहां से करेगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, आंसर बिकॉज एनिलीन इज अ लुईस बेस, AlCl3 इज अ लुईस, बोथ कंबाइन विद ईच अदर रिजल्ट्स इन द सॉल्ट फॉर्मेशन, रिएक्शन नहीं करेगा। एक क्वेश्चन और है कि एनिलीन का एसाइलेशन क्यों करते हैं बिफोर हैलोजिनेशन, क्योंकि एनिलीन बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो कह रहा है कि इसका एसाइलेशन, एसाइलेशन मतलब CH3COCl से क्यों रिएक्ट कराते हैं बिफोर हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन। इसका Cl और इसका H चला जाएगा, बन जाएगा NHCO
अब एन का लोन पेयर पहले कहां भटक रहा था? बेंजीन के ऑर्थो पैरा पे। अब इसका लोन पेयर कहां भटकने लग गया? तो बताओ, एक्टिवेटिंग नेचर इसके लोन पेयर की वजह से थी। लोन पेयर बेचारा वहां बिजी है, लोन पेयर बेचारा वहां बिजी है, तो अब अटैक 3 जगह पे होगा ही नहीं। अब इसका ब्रोमिनेशन कर लो, मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, नाइट्रेशन कर लो, इसका मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आपने क्या कहना है कि एनिलीन इज एसाइलेटेड बिफोर हैलोजिनेशन बिकॉज ड्यूरिंग एसाइलेशन एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ NH2 ग्रुप इज सप्रेस्ड एंड हेंस रिजल्ट्स इन मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पता क्यों रिवाइज कराया, क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार आया है, रीजनिंग नहीं। दिस प्लस दिस कंप्लीट, इसको इसको कंप्लीट करो, कई बार आया है। एनिलीन दिस कंप्लीट करके करने का एक्सेल निकालना है। फिर बच्चा कहता है सर AlCl3 नहीं लिखा। अरे AlCl3 तब लगाते हैं जब इसको ऑर्थो पैरा पे भेजना हो, वो उसको ऑर्थो पैरा पे बिठाता है। मैंने इसका फ्रीडलक्राफ्ट नहीं करना है एसाइलेशन, मैंने इसका सिर्फ एसाइलेशन करना है। फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है? दिस प्लस AlCl3, वो तो कर ही नहीं सकता क्योंकि AlCl3 डालते इसका सॉल्ट बन जाना है। एसाइलेशन तो कर सकता है, एसाइलेशन में सिर्फ एसाइल ग्रुप तो आ सकता है, ऑर्थो पैरा पे दिया जाएगा, इसका H खा के एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड तो बना देगा। इसका नाम है एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड। भैया ध्यान रखना, पूछा हुआ कई बार ये। एन फिनाइल इथेनामाइड इसका आईयूपीएक नेम है, एसिटानिलाइड इसका कॉमन नेम है। कंप्लीट द रिएक्शन में भी कई बार आया। और जो मैंने आपको मीन के क्वेश्चन करा दिया ना, ये वाले आप जाके छान लो पिछले 10 साल में जो बुक है आपके पास, आप खुद कहेंगे सर सारे क्वेश्चन इसी में से थे जो आपने अभी आज कराई है। तो रीजनिंग हमारी हो गई डन। हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कंप्लीट द रिएक्शन करेंगे, पहले चैप्टर से लेके अंतिम चैप्टर। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।